राघव घर आ गया। भले ही वो सोनल के साथ उसकी दोस्त का इलाज करने गया था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, कल जो सपना उसने देखा था आखिर इसका मतलब क्या था। तभी उसने गूगल पर लिखा खूनी चांद, और फिर अचानक उसके सामने ब्लड मून से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जिसे देखकर वो चौंक गया। वेबसाइट पर जो लिखा था वो काफी डराने वाला था। राघव उसे पढ़ने लगा। ब्लड मून यानी खूनी चांद को अपशगुन माना जाता है, और कुछ खास किस्म की कुंडली वाले लोगों पर यह ब्लड मून चांद की रात काफी भारी पड़ सकती है। ये साल में 2 बार दिखता है, लेकिन इस बार आने वाला ब्लड मून कुछ खास है जो 100 साल बाद नजर आएगा, और ये अपने साथ काफी बर्बादी लेकर आएगा। आर्टिकल में साफ लिखा था कि ब्लड मून बस कुछ ही हफ्तों में आने वाला था। ये सब पढ़कर राघव परेशान हो गया। वो सोचने लगा, उस बॉक्स पर बने उस चांद पर जो खूनी छींटे मुझे नजर आए, कहीं वो ब्लड मून की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे? और मेरे सपने में वो खतरा, वो क्या था? क्या सच में मुझे अपनी शक्तियां जागृत करनी होंगी? यही सब सोचते सोचते राघव सो गया। अगली सुबह सेंट्रल हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में रोमी मलिक की एक टांग बेड के ऊपर पट्टियों और प्लास्टर से बंधी हुई थी, और मलिक एक बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था। अब मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा पापा। देखो उस राघव ने मेरी क्या हालत कर दी, अब हमारे वंश का क्या होगा। राघव और मलिक की हुई मुठभेड़ के बाद मलिक को बहुत चोटें आई थी। राघव ने मलिक के पेट के नीचे इतनी लात घूंसे मारे थे, जिसकी वजह से वो अब कभी बाप नहीं बन पाएगा। रोमी के पास खड़ा हुआ 65 साल का वो आदमी निराशा और गुस्से से उसे देख रहा था। उसकी हथेली पर लगती हुई रोमी के आंसुओं की गर्माहट उसके गुस्से को भड़का रही थी। बस चुप हो जाओ, उस बूढ़े आदमी ने रोमी मलिक को संभालते हुए कहा। वो बूढ़ा आदमी रोमी मलिक का बाप रतन मलिक था, जो कि मलिक एंटरप्राइज का मालिक था, और अपने बेटे की हालत के बारे में सुनकर सीधा लंदन से दिल्ली आ पहुंचा। रोमी रतन मलिक का इकलौता बेटा था। एक रोमी ही था जो उनके मलिक खानदान को एक चिराग देकर आगे बढ़ा सकता था, पर अब वो भी नहीं हो सकता था। डॉक्टर से रोमी की हालत के बारे में जानकर रतन की आंखों में गुस्सा खून बनकर उतर पड़ा। वो बोला, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने पिता की आंखों में गुस्सा देख रोमी मलिक अपने दांत भींचते हुए गुस्से में बोला, उसे मारकर कोई फायदा नहीं होगा पापा। आप उसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर वो हमारे नाम से भी डरे। जिस पर रतन मलिक ने अपना हाथ रोमी के सर पर रखते हुए कहा, तू आराम कर, मुझे पता है आगे क्या करना है। उस लड़के ने तुझ पर नहीं मुझ पर हाथ उठाया है, और अपने साथ मैं गलत नहीं होने देता। रतन मलिक एक जाना माना नाम था। वो इस मसले को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। अपने पिता की बात सुनकर रोमी थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने तुरंत अपने पिता रतन से पूछा, आप करने क्या वाले हैं पापा? अग्रवाल की लड़की है ना वो, तू चिंता मत कर, कल या परसों तक अग्रवाल खानदान सड़क पर आ जाएगा। एक एक कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगा वो परिवार। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। रतन मलिक ने जहर भरे शब्दों में रोमी के सवाल का जवाब दिया। अपने पिता की बात सुनकर रोमी खुशी से मुस्कुराया और बोला, हाँ पापा, इन्हें भिखारी बनाकर छोड़िएगा, और वो राघव, उसे तो मैं बताऊंगा कि हम क्या चीज हैं। उसने एक लड़की के लिए मुझसे पंगा लिया, अब इस खानदान की तीनों लड़कियों का बुरा हश्र करूंगा मैं। इसके बाद रतन मलिक दृढ़ता के साथ अपने बेटे रोमी से उसके बदले का वादा करता है और वहां से निकल जाता है। अगली सुबह अग्रवाल खानदान में जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अचानक लेनदारों के फोन बजने लगे। अग्रवाल मैंशन और फैक्ट्री पर रेड पड़ गई। अतुल अग्रवाल के और सभी घर वालों के बैंक अकाउंट रातों रात फ्रीज कर दिए गए। अग्रवाल परिवार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर ये सब क्यों हो रहा था। गीता अग्रवाल को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी, पर उसके लिए इस वक्त पैसों का इंतजाम करना एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर रह गया था। अग्रवाल खानदान की शहर में अच्छी खासी पहचान थी, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। इसीलिए गीता अग्रवाल ने तुरंत अपना फोन निकाला और बैंक ऑफिसर का नंबर डायल करके कहा, मिस्टर अभिनीत सक्सेना, मैं गीता अग्रवाल बोल रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द मनी ट्रांसफर चाहिए। आप मुझे सारी फॉर्मेलिटीज बता दीजिए, मैं उन्हें पूरा कर दूंगी। मगर फोन के दूसरी तरफ से अभिनीत ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, हेलो मिसेस अग्रवाल, कैसी हैं आप? इस पर गीता ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन फिलहाल बात करने का टाइम नहीं है। मुझे इसी वक्त कैश चाहिए, मुझे पूरे के पूरे। मगर इससे पहले कि गीता अपनी बात पूरी कर पाती,
मिस्टर सक्सेना ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। ये सुनकर गीता अग्रवाल ने गुस्से में पूछा, मगर क्यों? इस पर मिस्टर सक्सेना ने जवाब दिया, दरअसल आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। ये सुनकर गीता के होश उड़ गए। उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था? मगर क्यों और कैसे? लेकिन इस वक्त उनके पास इन सारी बातों में घुसने का टाइम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने आगे कहा, अब तुम पैसों के लिए अग्रवाल परिवार को मना करोगे? और मेरे अकाउंट से तुम्हारे बैंक वालों को कितना फायदा होता है? अगर मैंने अपना अकाउंट बंद करवा लिया तो फिर तुम मेरे तलवे चाटने आ जाओगे। अभी के अभी मेरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करो। मिस्टर सक्सेना ने अपने बाल खुजाते हुए जवाब दिया, सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता मैडम, आपके अकाउंट फ्रीज है, प्लीज समझिए। ये सुनकर गीता अग्रवाल बुरी तरह से तिलमिला उठी, मगर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, फोन कट चुका था। उन्होंने उसके बाद अभिनीत को फोन करने की काफी कोशिश की, मगर उन्होंने अपना फोन ऑफ कर लिया था। गीता अग्रवाल ने गुस्से में खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से हम सब के अकाउंट फ्रीज हो गए? उनकी ये सब बात सुनकर प्रीति ने तुरंत कहा, क्या हम सब के अकाउंट फ्रीज हो गए? मगर ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? गीता के माथे पर बल पड़ गए थे। उन्होंने जवाब दिया, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी गीता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनके पास उनके सीए कार्तिक अय्यर का फोन आता है। वो इस वक्त बेहद नाराज थी, मगर उन्होंने चिढ़ते हुए फोन उठाया और कहा, अब तुम भी बोलो, तुम्हें क्या काम है? उनकी ये टोन सुनकर कार्तिक थोड़ा सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने तुरंत जवाब दिया, मैम एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। दरअसल अग्रवाल कंपनी के शेयर गिर गए हैं, जिसकी वजह से सारे शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स काफी नाराज हैं। इसके साथ साथ आपकी कंपनी को जो टेंडर मिलना था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सुनकर गीता के होश उड़ गए। अभी वो यही सोच रही थी कि आखिर उनके बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज हो गए, और अब अचानक से उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। उनका गला सूख गया और उन्होंने काफी मुश्किल से पूछा, मगर ये सब हुआ कैसे और किसने किया है? अपनी माँ को इस तरह से परेशान देखकर प्रीति भी काफी टेंशन में आ गई। वो भी कान लगाकर उनकी सारी बातों को सुनने लगी। तभी कार्तिक ने जवाब दिया, अभी पता नहीं चला है, हम पता करने की कोशिश में लगे हैं कि ये सब कर कौन रहा है। ये सुनकर गीता अग्रवाल के होश उड़ गए, पर अभी और भी कुछ होना बाकी था। अतुल अग्रवाल जो ऑफिस में बैठे थे, उनके फोन की घंटी बजने से नहीं रुक रही थी। प्रकाश राय, उनका पुराना सलाहकार, उनके सामने बैठा था। वो उन्हें बता रहा था, सर बहुत बुरी खबर है, और उसने सारी बातें उन्हें बता दी। ये सुनकर अतुल अग्रवाल बोले, क्या सभी पार्टनर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ लिए हैं? पर क्यों? प्रकाश बोला, इतना ही नहीं अतुल जी, सारे सप्लायर्स ने भी अग्रवाल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से फैक्ट्री में काम रुक गया और ऑर्डर्स डिले हो गए हैं। साथ ही ये खबर मार्केट में आग की तरह फैल गई है। इस समय हर कोई आपकी कंपनी में लगा पैसा वापस मांग रहा है। अतुल अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, पर क्यों? क्या आपने हाल ही में किसी बड़े आदमी को नाराज किया है अतुल जी? अतुल अग्रवाल के सामने बैठे उसके सलाहकार ने उससे पूछा। अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए उसने अपने सलाहकार प्रकाश के सवाल पर सवाल करते हुए कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार किसी ने जानबूझकर आपके लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं, मानो जैसे कोई आपसे बदला लेना चाहता हो। उड़ते उड़ते खबर पता चली है कि इसके पीछे मलिक एंटरप्राइज के मालिक रतन मलिक हैं। अतुल अग्रवाल के सलाहकार ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, मलिक एंटरप्राइज? लेकिन मैंने उनके साथ कभी कोई बिजनेस नहीं किया है, ना ही उनसे मेरा कोई रिश्ता है, तो उन्हें मुझसे कैसी नाराजगी? अतुल अग्रवाल ने अपने सलाहकार की बात का जवाब देते हुए कहा, अतुल अग्रवाल ने अपना बिजनेस 20 साल पहले खाद से शुरू किया था और उसने सब कुछ अपने दम पर खड़ा किया था। देखो अतुल, तुम्हारी मलिक एंटरप्राइज के साथ क्या दुश्मनी है उसका पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा, लेकिन तुमने अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बड़े दबंग लोग हैं वो। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अपने सलाहकार दोस्त के जाते ही अतुल अग्रवाल घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचते ही उसे गीता से पता चला कि आज सुबह से ही लेनदारों और बैंक वालों के घर पर फोन आ रहे थे। वो लोग कर्जा चुकाने की धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे कि अगर कर्जा समय पर नहीं चुकाया तो उनका घर नीलाम कर देंगे। अतुल समझ गया था कि अगर उसने 1-2 दिन में इस दुविधा का सॉल्यूशन नहीं निकाला तो वो अपने बिजनेस के साथ साथ घर को भी खो बैठेगा और उन्हें सड़क पर आना पड़ जाएगा। क्या हो रहा है अतुल? ये सब क्या है? क्या सच में ये लोग हमें घर से बाहर निकाल देंगे? हमें सड़क पर आ जाना पड़ेगा? डर में डूबी गीता ने अतुल पर सवालों की बारिश कर दी। अतुल अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया और उसने गीता की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता गीता क्या हुआ है। मैं अभी अभी अपने एक पुराने सलाहकार से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि हमने मलिक ग्रुप को नाराज कर दिया और ये सब कुछ वो लोग जानबूझकर हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन ये
ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का तो मलिक ग्रुप से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। गीता ने अतुल की बात का जवाब देते हुए कहा। गीता के साथ साथ वहाँ प्रीति और स्नेहा भी मौजूद थीं, जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी स्नेहा को अचानक एक व्यक्ति का ख्याल आया। ईशा, कहीं ये सब उस दिन के हादसे की वजह से तो नहीं हो रहा? उस रूमी मलिक ने ईशा की इज्जत पर हाथ डाला था। कहीं ये बात हमने अपने माँ पापा से छुपाकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? अब हम क्या करें? क्या स्नेहा अतुल और गीता को सच बताएगी? क्या होगा जब असलियत सामने आएगी गीता और अतुल की? क्या इस मुसीबत का कनेक्शन राघव के उस सपने और ब्लड मून के निशान से है? क्या करेगा राघव जब उसे इस बात का पता चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी।